हाँ देखना बच्चों, तो अब हम लोग देखना थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, ठीक है, उसी का पार्ट 2 है अपना। तो इसमें से ना देखो, मान लेते हैं ये तुम्हारा एक 5x5 का ग्रिड होती मान लो, ठीक है, समझ गए? अब समझना, ठीक है। अब मान लो इसी में क्वेश्चन होता है अपना कि हाउ many स्क्वायर्स आर देयर इन दिस ग्रिड, इस ग्रिड में कितने स्क्वायर है। समझ, ये जो अपना ग्रिड बना है अपना, इसमें तुम्हारे कितने स्क्वायर्स होंगे, ठीक है, समझ गए? और ये मान के चलो, इसमें ना बना ठीक नहीं है, बट ये सबके सब मान लो, ये जितने भी ना, ये सब 1x1 के स्क्वायर्स हैं, ये सब के सब तुम्हारे क्या 1x1 के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तब अगर मान लो तुमसे पूछते हैं कि इस ग्रिड में टोटल तुम्हारे कितने स्क्वायर्स होंगे, तो इसमें देखना, अब देखो, अब सोचो अगर ये स्क्वायर्स होंगे तो देखो मैक्सिमम सोचो साइज जो स्क्वायर का हो सकता है वो कितना हो सकता था 5x5 का, और मिनिमम साइज कितना हो सकता था 1x1 का। तो क्यों ना मैं इसमें केस बना लूं। तो केस बनाते तो ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर का हमें साइज चाहिए वो क्या क्या चाहिए। या तो हम 1x1 वाले देख लें कितने स्क्वायर होंगे, 2x2 वाले देख लें कितने स्क्वायर होंगे, 3x3 के देख लें कितने स्क्वायर होंगे, 4x4 के देख लें कितने स्क्वायर होंगे, और 5x5 के देख लेंगे कितने स्क्वायर होंगे। समझ गए? 1x1 के स्क्वायर्स कितने हैं देखो, वो देखना बड़ा इजी है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, सारे रो में 5, तो 5 × 5 मीन्स कितने स्क्वायर्स होंगे 25। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 2x2 के देखते हैं स्क्वायर्स कितने होंगे, तो देखना 2x2 के स्क्वायर्स कितने होंगे। तो समझना, इसको गिनने के लिए हम लोग समझना, मैं जो बेसिकली यूज करता हूं वो देखना ऐसे, मैं क्या करता हूं 2x2 के जितने भी स्क्वायर्स हैं सबका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर गिनने की कोशिश करता हूं कि ऐसे कितने हैं। तो देखो पहला 2x2 का स्क्वायर ऐसा होगा, तो इसको मैंने यहां नंबरिंग दी 1। समझ गए? जो इस स्क्वायर का जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर था उसको मैंने नंबरिंग दे दी। समझ गए? दूसरा समझना, जो 2x2 का स्क्वायर होता वो कुछ ये वाला होता, तो इसको मैं नंबरिंग दे दी 2। ऐसे तीसरा जो 2x2 का स्क्वायर होता वो ये होता, और जो चौथा होता वो ये होता। देखो इसके आगे तो हम जा नहीं सकते थे। मीन्स सोचो इसमें 1 2 3 4 हमें ऐसे 2x2 के स्क्वायर्स मिले। ये चला कि मैंने क्या करा, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को हमेशा नंबरिंग दे रहा हूं। अब ऐसे ही क्या करता हूं, अब थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, तो देखो अगला जो 2x2 का स्क्वायर मिलता वो यहां मिलता। ये चला, तो कॉलम वाइज अगर बात करेंगे तो ये दूसरा कॉलम था। वैसे अगर ऊपर जाते तो ये तुम्हारा तीसरा कॉलम था। ऐसे अगर ऊपर जाते तो ये सोचो तुम्हारा चौथा कॉलम था। तो देखो पहले कॉलम में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, और सब में अगर 4 4 होते तो 2x2 के जो हमें स्क्वायर्स मिलते वो तुम्हारे कितने बन जाते, 4 × 4 मीन्स कितना 16 मिलते। ये जिला मैंने कैसे देखा कि मैंने क्या किया, पहले देखा इस पर्टिकुलर रो में कितने 2x2 के स्क्वायर्स थे, तो स्टार्ट किया यहां से पहला, फिर यहां स्टार्ट किया दूसरा, फिर यहां स्टार्ट किया तीसरा, फिर यहां स्टार्ट किया चौथा। इसके आगे जा नहीं सकते, तो इस वाले रो में 4 मिले। अब इसी चीज को ऊपर सरका दो, तो ऊपर किसका आते, तो देखो अगला यहां मिलता, उसका अगला यहां मिलता, उसका अगला यहां मिलता। तो ऐसे 4 रो थे, तो हर रो में 4 थे, तो 4 × 4 16 होते। सिमिलरली समझना 3x3 के जब देखने जाओगे तो देखना पहला 3x3, वापस से समझना मैं क्या कर रहा हूं, नंबरिंग यहां स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये लिया, तो पहला 3x3 का ये मिलता, पता नहीं शायद नहीं दिख रहा होगा। समझना, जो पहला 3x3 का जो मिलता वो ये वाला मिलता। दूसरा मैं यहां स्टार्ट करता, तो दूसरा 3x3 का ये वाला मिलता, तीसरा 3x3 का ये वाला मिलता। तो इस बार समझना, इस वाले रो में 1 2 3, या ये सोचो 1 2 3, इसके आगे जा नहीं सकते, तो इस रो में 3 मिले। अब इसी चीज को ऊपर सरका दो, तो इसी चीज को ऊपर सरकाते तो देखना अगला 3x3 का ये वाला मिलता, सॉरी ये वाला मिलता, अगला 3x3 का ये वाला मिलता, उसके में अगले में ये मिलता। तो इस वाले रो में भी 3 होते, और इसको भी ऊपर जाते तो देखो एक और रो मिलता, तो 3 रो और हर रो में 3, तो ये कितना मिल जाएगा 3x3 मीन्स कितना 9। तो शायद समझ में आ गया होगा ये कितना होगा 2x2 होगा, और ये कितना होगा 1x1। तो आंसर कितना हो गया 25 16 31 41 50 54 55। तो टोटल ऐसे तुम्हारे 55 स्क्वायर्स होते। मेनली गिनना सीखे कैसे गिन रहे हैं,
ये आगे काम आएगा काफी अभी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला समय मान लो अगर पूछा होता कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस ग्रिड, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस ग्रिड, और ध्यान देना स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमें पता है। तो अब हमसे पूछा होता कि इस ग्रिड में टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो ये देखना थोड़ा ध्यान से। तो इस बार से ना हमें सारे देखने पड़ेंगे, तो इस बार से ना हमें ये पता करना था इसमें रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो सर ना रेक्टेंगल्स बनाने के लिए इसमें ना मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा, देखना क्या। सोचो अगर मैं, ध्यान देना, टोटल अगर मैं वर्टिकल लाइंस देखूं तो इस फिगर में ध्यान देना टोटल वर्टिकल लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6। सोचो इस 5x5 की ग्रिड में जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस थी वो कितनी थी, 6 थी। टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस देखो ये भी कितनी है, 6। ये चला कि टोटल वर्टिकल लाइंस भी 6 थी और टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस तुम्हारी कितनी, वो भी 6 थी। अब ये फील करने की कोशिश करो कि अगर मैं समझना इन 6 वर्टिकल लाइंस में से कोई भी 2 वर्टिकल लाइन ले लूं, अगर मैंने मान लो ये वाली वर्टिकल लाइन और ये वाली वर्टिकल लाइन ले ली, और अगर मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूं, ये वाली और ये वाली ले ली, तो अब ये देखना इन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से और इन दोनों वर्टिकल लाइन से मिलने वाला तो जो एक रेक्टेंगल हमें मिल रहा होगा। सोचो इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन और इन दोनों वर्टिकल लाइन से बनने वाला जो रेक्टेंगल होता वो सोचो यूनिक होगा, और कौन सा वाला होगा, ये वाला, जो कि इसमें नहीं दिख रहा होगा, देखना ये वाला, ये चला कि इन दोनों वर्टिकल लाइन से और इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बनने वाला रेक्टेंगल होगा वो ये वाला होगा। ऐसे ही देखो अगर मैं वर्टिकल लाइन अगर मान लो मैं चूज करता ये वाला और ये वाला, और हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो मैं चूज करता ये वाला और ये वाला, तो सोचो इन दोनों से भी बनने वाला जो रेक्टेंगल होता वो भी यूनिक होता। तो इन दोनों से बनने वाला वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो देखो ये रेक्टेंगल बनता, ये भी यूनिक होता। सोचो अगर मैं वर्टिकल लाइन में, ना अगर मैं वर्टिकल लाइन में इसको और इसको लेता और हॉरिजॉन्टल लाइन में मान लो मैं इसको और इसको लेता, तो सोचो इससे भी जो बनने वाला जो तुम्हारा रेक्टेंगल होता वो भी यूनिक होता। देखो इन दोनों से और इन दोनों से मींस कौन सा बनता, ये वाला। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि रेक्टेंगल बनाने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए बेसिकली हमें 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए होंगी और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस का सिलेक्शन चाहिए होगा। अगर मतलब इन 6 में से अगर मैं कोई भी 2 वर्टिकल लाइन फिक्स कर लूं और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन फिक्स कर लूं तो मेरा रेक्टेंगल फिक्स हो रहा था। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इन 6 में से कोई भी 2 वर्टिकल लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे और इन 6 हॉरिजॉन्टल लाइंस में से भी हम लोग क्या करेंगे, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो 2 वर्टिकल लाइन एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों को अगर हमने सिलेक्ट कर लिया तो ध्यान देना एक रेक्टेंगल तुम्हारा बन जाएगा। और चूंकि हमें दोनों करने पड़ेंगे तब जाकर रेक्टेंगल बनेगा, समझ गए ना। खाली 2 वर्टिकल लाइन से रेक्टेंगल नहीं बन रहे थे, हमें दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए थे। मींस ये काम और ये काम दोनों करने के बाद ही हमारा काम पूरा होगा, इसलिए बीच में क्या आएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई। ये चला, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम लोग हमेशा ये लॉजिक यूज करेंगे, समझ गए। जितने भी वर्टिकल लाइंस होंगे उनमें से 2 वर्टिकल लाइन चूज कर लो और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे उनमें से 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चूज कर लो। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे 5x5 की ग्रिड में ध्यान देना वर्टिकल लाइंस जो होती है एक ज्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी एक ज्यादा होती है। मींस अगर 7x8 की अगर ग्रिड होगी ना, मैं समझ गए, 7 तुम्हारे रो 8 कॉलम, समझ गए, 8 कॉलम और 7 रो। तो सर ना जो नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस होंगी वो ध्यान देना 8 से एक ज्यादा होंगी, ठीक है। और जो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी वो भी समझना 7 से एक ज्यादा होंगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये काफी गलती करते हैं। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला देखना, मान लो इसी में अब तुमसे पूछा होता कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ 2x3 ऑफ 2x3 साइज, समझ गए ना। ये अगर 1x1 की अगर ग्रिड थी तो ऐसे कितने रेक्टेंगल होंगे जिनका 2x3 साइज होगा। मैं समझ गया, लेंथ 3 हो, ब्रेथ 2, ऐसे कितने होंगे। तो सुना इस केस हम लोग समझना सीधा गिन लेंगे। तो सुना लेंथ 2 हो और कुछ भी 3 हो, अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले वापस से गिनने के लिए क्या करो, हमेशा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर को फिक्स कर लो। तो मान लेते पहला मैं यहां स्टार्ट करता हूं, तो 2x3, तो 2x3 ये चला।
तो ये पहला होता, समझ गए। दूसरा ओबे यहां स्टार्ट करोगे तो दूसरा ये होगा, ऐसे तीसरा स्टार्ट करोगे, तीसरा कहां से आया, यहां से यहां जाएगा। तो जरा इस रो में तुम्हें 2x3 वाले 3 मिले, ये चला। ऐसे अगले इस वाले रो में भी सोचो 3 मिलते, अगले इस वाले रो में भी 3 मिलते, अगले इस वाले रो में भी 3 मिलते, तो 3 3 3 3 4 बार, तो कितने हो गए 12। ये चला कि नहीं चला, 3 इस रो में, 3 इस वाले रो में, 3 इस वाले रो में, 3 इस वाले रो में, 12 हो गए। लेकिन ये तो समझना वो 2x3 थे जिसमें समझना हाइट 2 थी और ये जो बेस था वो 3 था। लेकिन हम ऐसे भी तो ले सकते थे जिसमें समझना हाइट 3 हो और बेस 2 हो, जैसे समझना ये वाला, ये चलना समझ गए। पहला 2x3 कौन सा लिया, ये वाला। अगला 2x3 ये वाला, अगला 2x3 ये वाला, अगला 2x3 ये वाला। जैसे ना मैं जनरली इसको ऐसे करता हूं कि पहला समझना यहां स्टार्ट करोगे, आखिरी सोचो कौन सा होता, आखिरी ये वाला तो होता, और आखिरी अगर ये वाला होता तो 1 2 3 4 ऑटोमेटिक 4 आते, ये चला। तो इस वाले में 4 आए, फिर समझना यहां से लेके यहां तक इस वाले में भी 4 आते, फिर इस वाले में भी 4 आते, और इसके ऊपर तो जा नहीं सकते थे, तो 4 4 4, तो ये भी कितना है 12। और सोचो होने भी थे कि अगर ये 5x5 का ग्रिड होगा तो सो सिमेट्रिक है इसमें और इसमें, सोचो हाइट और बेस में सिमेट्रिक ही तो है, तो जितने हॉरिजॉन्टल वाले मिल रहे होंगे उतने वर्टिकल वाले मिल रहे होंगे, तो 12 और 12 आना भी था, समझ गए। तो इसका आंसर तुम्हारा कितना आता, 24। ये झेल रहा है सबको, ठीक है। तो इसी में सोचा अगर मान लो पूछा होता हाउ मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ साइज, मान लो था 3x4, तो सेम गिन के हम लोग निकाल सकते थे। जैसे ना 3x4, अब मैं सर थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, थोड़ा सा नहीं कुछ करना। तो 3x4 में पहले देखना यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां स्टार्ट करोगे तो 3x4, तो यहां से लेके यहां तक, और 4 मीन्स यहां से लेके यहां तक, ये होता। यहां पे दूसरा बनता, ठीक है। अब ऊपर जाते तो 1 यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे, ठीक है। तो 2 2 2, तो कितने आते तुम्हारे टोटल 6 आते। बट ये हॉरिजॉन्टल वाले आए, ऐसे वर्टिकल वाले भी 6 होते, तो टोटल तुम्हारे कितने होते इसमें 12, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखना, मान लो इसमें पूछा होता हाउ मेनी रेक्टेंगल्स विथ साइड लेंथ ऑड, कि ऐसे कितने रेक्टेंगल्स होंगे जिसमें जो साइड लेंथ होगा तुम्हारा वो ऑड होगा, ठीक है। मीन्स समझना जैसे 1x3 हो गया, 3x5 हो गया, 1x1 हो गया, 1x5 हो गया, समझ गए, जिसके दोनों जो साइड लेंथ है वो तुम्हारे ऑड है। तो ऐसे कितने रेक्टेंगल्स होंगे जिसमें दोनों साइड लेंथ तुम्हारी इसकी ऑड है, ये पता करना था, ठीक है। तो इसमें देखना पता करने के लिए अब क्या करेंगे, ये देखना काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो ये था अपना, ठीक है। अब ये फील करने की कोशिश करना, देखो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमने क्या देखा था कि हमें बेसिकली 2 वर्टिकल लाइंस चाहिए थी और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए थी, ये तो हमने देखा था। देखो ये पहली वर्टिकल लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, 6 वर्टिकल लाइंस थी हमारे पास, ठीक है। और 6 तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ठीक है। अब अगर हमें समझना, अगर जो साइड लेंथ अगर हमें वो ऑड रखना था रेक्टेंगल केस में, तो समझना मैं कह रहा हूं तुम्हें 2 वर्टिकल लाइंस ऐसी सिलेक्ट करनी है ना, तुम्हें 2 वर्टिकल लाइंस ऐसी सिलेक्ट करनी है ताकि उनके बीच का जो लेंथ है वो ऑड हो, यही तो मतलब है। देखो देखो ये तो कंफर्म है कि अगर हमें रेक्टेंगल अगर बनाना है तो हमें 2 वर्टिकल लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट इस बार रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैंने सोचा इसको और इसको अगर सिलेक्ट कर लिया होता तो सोचो जो भी रेक्टेंगल बनता इन 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में बनता, तो उसका सोचो जो ये वाला लेंथ होता वो तो पक्का 2 हो जाता, ये चला, ये जो उसका ये वाला लेंथ होता वो तो पक्का 2 हो जाता। बट हमें उसके दोनों लेंथ ऑड रखने थे, मींस इस बार 62 में से ना बहुत सारे ऐसे भी सिलेक्शंस होंगे जिसमें ये जो लेंथ होगी वो तुम्हारी इवन बन रही होगी, तो हमें वो सारे नहीं चाहिए। तो सर ना इस बार हमें 2 वर्टिकल लाइन सोचो ऐसे चूज करनी थी कि इनके बीच का ये जो लेंथ है वो ऑड बना रहा है, ठीक है। तो ऑड बना रहे, इसको करने के लिए देखना
क्या करेंगे, देखो एक तो तरीका था गिन लो, जैसे 1 के साथ, देखो 1 के साथ 2 को सिलेक्ट कर सकते हो, देखो 1 के साथ 2 को अगर सिलेक्ट करते तो ये वाली लेंथ 1 रहती। 1 के साथ 3 को नहीं कर सकते, 1 के साथ सोचो 1 को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो 1 के साथ 2 को ले सकते हो, 4 को ले सकते हो, 4 को लेते तो देखो इनका साइड लेंथ 3 होता, या सोचो 6 को ले सकते हो, ये चला, तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, तो सोचो जो दो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करनी थी उसके 3 तरीके तो ये आ गए, 1 2 3। अगर तुम 2 को सिलेक्ट करते, समझ गए, 3 तरीके आ गए, अगर तुम 2 को सिलेक्ट करते मान लो, तो जो दूसरा वर्टिकल लाइन था वो देखो 1 ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते थे, 3 इसके आते। अगर तुम 3 को लेते तो देखना 2 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, और ध्यान देना 6 ले सकते थे, तो इसके भी कितने आते, 3 आते, सबके 3 आएंगे क्या। 4 को लेते तो ध्यान देना तुम 5 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 1 ले सकते थे, सब इसके भी 3 आए, सबके 3 आ गए, ठीक है। तो सर 2 वर्टिकल लाइंस लेने के सोचो इतने तरीके होते, 3 × 6 18, और सोचो चूंकि सिमेट्रिक है तो सोचो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के भी तरीके इतने ही होंगे, ताकि ये जो लेंथ था वो ऑड बना रहे, तो इसका भी तुम्हारा कितना होता, 18 ही होता, तो आंसर कितना होता, 18 का स्क्वायर, ठीक है। एक तरीका ये था गिनने वाला। दूसरा तरीका सर ना, ये जिला ना मैंने क्या किया, हमें बस क्या करना था, 2 वर्टिकल लाइंस लेनी थी और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी थी, बट इस बार हमें 2 वर्टिकल लाइन ऐसी लेनी है कि ये जो लेंथ था वो तुम्हारा ऑड बना रहे हैं। तो मैंने सीधा केसेस गिन लिए सीधा, कि वह 1 और 3 को ले लो, 1 और 2 को ले लो, 1 और 4 को ले लो, 1 और 6 को ले लो, तो पक्का ये लेंथ ऑड रहेगी। 2 3 को ले लो, 2 1, एक मिनट ये मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने 1 और 2 को ले लिया था तो 1 के साथ मैं 2 ले चुका हूं, तो जब 2 का नंबर आया था तो फिर मैं 1 को नहीं ले सकता था, नहीं तो फिर समझ के केस रिपीट हो जाते अपने। ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, ये समझ गए ना मैंने क्या किया, कि मैंने 1 के साथ 2 को गिन लिया, 1 के साथ 4 को गिन लिया, 1 के साथ 6 को गिन लिया, तो 2 के साथ वापस से 1 को थोड़ी गिनोगे, वो केस रिपीट हो जाता नहीं तो 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, ठीक है, 2 के साथ 3 के साथ, ध्यान देना 3 के साथ इनका मैं ले चुका हूं, तो 3 के साथ 4, 3 के साथ 6, कितने आते, 2 आते, 4 के साथ 5 1 आता, 5 के साथ 6 1 आता, ठीक है, तो 3 2 5 7 8 9, ये भी 9, आंसर कितना आता, 9 का स्क्वायर। पता नहीं, देखता हूं वेरीफाई करके दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका देखना जो ज्यादा अच्छा है, देखो ये तो अभी भी कंफर्म था कि हमें 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करनी थी और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी थी, ठीक है, तो पहले तो क्यों ना मैं 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करता हूं। अब सर 2 वर्टिकल लाइन हमें सेलेक्ट करनी है और उनके बीच का जो लेंथ होना चाहिए था वो ऑड होना चाहिए था, तो सोचो मैं कह रहा हूं ये जो मैंने नंबरिंग दी है लाइंस को, तो या तो दोनों इवन नंबर सुना, या तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक इवन नंबर चूज करना पड़ेगा और एक ऑड नंबर चूज करना पड़ेगा। ये फील करने की कोशिश करो कि ये जो मैंने नंबरिंग दी है वर्टिकल लाइंस में, अगर तुमने एक इवन नंबर लाइन चूज किया और एक ऑड नंबर लाइन अगर चूज किया तो पक्का उनके बीच में जो लेंथ होगा वो ऑड होगा। देखो 2 को कर लो, तो 2 को इवन किया तो सर ना 2 के साथ एक इवन ले चुका, तो अगला ऑड ले लो, तो अगला अगर तुम ऑड लेते तो देखो 3 ले लो, 5 ले लो या 1 ले लो, देखो पक्का जो लेंथ बनता वो तुम्हारा कितना बनता, ऑड बनता। अगर मान लो तुमने एक 4 ले लिया तो अगला सोचो तुम ऑड ही ले सकते हो, तो 3 5 1 कुछ भी लेते तो पक्का ऑड लेंथ बनता। मींस अब अगर हमें सर ना 2 वर्टिकल लाइन ऐसी चूज करनी थी जाके लेंथ ऑड रहे, तो सिंपली मैं क्या कह रहा हूं, एक इवन नंबर लाइन चूज करो, तो इवन नंबर लाइन कितनी है, 2 4 6 3 C 1, एक ऑड नंबर लाइन चूज करो, तो ऑड नंबर लाइन कितनी थी, ये भी कितनी थी 3, तो कितना 3 C 1, ये चला। तो 2 वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करने के ताकि ये जो लेंथ है वो ऑड आए, सिंपली कितने तरीके हैं, 9, और यहां भी देखो 9 ही आए थे अपने पास। सिमिलरली से ना हॉरिजॉन्टल में भी सेम चीज करने के लिए, 3 इवन नंबर लाइंस में से एक चूज किया, 3 ऑड नंबर लाइंस में से एक चूज किया, और ध्यान देना तुम्हारा पूरा रेक्टेंगल तब बनेगा जब तुम दोनों वर्टिकल और दोनों हॉरिजॉन्टल चूज कर लोगे, इसलिए बीच में किसका आएगा, मल्टीप्लाई का। ये चला, ये था ना ये क्वेश्चन इसलिए इतना अच्छा बन गया क्योंकि ग्रेड बराबर हो गई थी, तो जितने इवन नंबर लाइन थे उतने ऑड नंबर लाइन थे। लेकिन इसी केस में समझना, अगर ये समझना, अगर तुम्हारा 6x6 का ग्रेड होता, देखना अगर यही तुम्हारा 6x6 का ग्रेड होता, 2 3 4 5 6,
2 3 4 5 6, मान लो ऐसे होता। तो अगर मैं इवन सर वर्टिकल लाइंस को मैं नंबरिंग दे दूं अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर तुमसे पूछता कि ऐसे कितने रेक्टेंगल्स होंगे जिनका जो साइड लेंथ होंगे दोनों ऑड होंगे, ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, वापस से दो वर्टिकल लाइन चूज करनी है और लेंथ अगर ऑड रखना है तो एक इवन नंबर लाइन उठाओ और एक ऑड नंबर लाइन उठाओ। तो देखो पक्का जो लेंथ बनेगा ऑड बनेगा। तो इवन नंबर लाइन कितनी है, 3 थी, 3C1। एक ऑड नंबर लाइन तो 1 3 5 7, 4 थे तो कितना 4C1। तो ये लेंथ ऑड हो गई। अब ये लेंथ को भी ऑड करने के लिए सेम ही लॉजिक लगाते, तो देखो सेम ही आंसर आता। समझ गए? इसी में सोचो अगर क्वेश्चन होता कि ऐसे कितने रेक्टेंगल होते जिसमें से ना जो साइड लेंथ होती वो दोनों इवन होती, तो सर दोनों इवन करने के लिए तो शायद समझ में आ रहा होगा कि फिर तुम्हें सर जो दो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करनी है, या तो दोनों इवन में से उठाओ या दोनों ऑड में उठाओ। तो दोनों इवन में से उठाओगे तो 2 4 6 तो कितना 3C2, या दोनों ऑड में से उठाओ तो कितना आएगा 4C2। तो सर दो वर्टिकल लाइन सेलेक्ट करने के तरीके ताकि ये जो लेंथ है तुम्हारा वो इवन आए। इस बार कितने तरीके थे, ये थे। और सेम हॉरिजॉन्टल में भी सेम आता, तो इसके इसका जो आंसर आता वो क्या आता, इसका स्क्वायर आता। ठीक है, ये समझ में आगे सबको? चलो आगे चले। अब आगे देखना, हाँ देखना, जैसे अलग क्वेश्चन है तुम लोगों को नहीं करना, देख लो पहले। जैसे था अपना NHS बोर्ड 8x8 का जो कि होता है, पहला पूछा गया था कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स होंगे। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करना कि अगर 8x8 का अगर है तुम्हारा, समझना 8x8 का अगर था, अगर 8x8 का अगर तुम्हारा होगा तो पहले ये फील करने की कोशिश करो, रेक्टेंगल्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए थे, नंबर ऑफ दो वर्टिकल लाइंस और दो हॉरिजॉन्टल लाइन। और ध्यान देना 8x8 में जो वर्टिकल लाइंस होगी वो एक ज्यादा होंगी, कितनी 9, और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी एक ज्यादा होंगी, मींस कितनी 9। तो 9 में से कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लाइन चूज कर लो और 9 में से कोई भी दो वर्टिकल लाइन चूज कर लो, तो इतने नंबर ऑफ तुम्हें इसमें रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। समझ गए? और अगर स्क्वायर्स अगर पूछा होता तो सोचो 1x1 के स्क्वायर कितने होते, 8 का स्क्वायर, 2x2 के कितने स्क्वायर्स होते, 7 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ठीक है, 6x6 के कितने होते, 6 का स्क्वायर, सॉरी 3x3 के इतने होते, एंड सो ऑन करते करते 8x8 के कितने होते, 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर्स अगर पूछे आते तो उसका आंसर कुछ ही आता। ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो जाएगा। अगले पे आते देखना, अगला NHS बोर्ड नंबर ऑफ वेज टू चूज 2 1x1 स्क्वायर्स। ये सुना, ये सबके सब क्या 1x1 के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या करना था, हमें दो 1x1 के स्क्वायर्स चूज करने थे, और दो स्क्वायर ऐसे चूज करने हैं ताकि उनके बीच में एग्जैक्टली वन साइड कॉमन आए। मतलब देखना, तो जैसे समझना, अगर मैंने इन दोनों स्क्वायर को अगर चूज किया होता, तो देखो एक स्क्वायर इसको, एक स्क्वायर इसको, तो देखो इनके बीच में सोचो एक साइड कॉमन आता। अगर मैंने इस वाले स्क्वायर को और इस वाले स्क्वायर को चूज किया होता तो देखो इनके बीच में भी सोचो एक साइड कॉमन आता। तो अब ऐसे कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग दो 1x1 के स्क्वायर चूज कर सकते हैं ताकि उनके बीच में एग्जैक्टली एक ही साइड कॉमन आए। समझ गए? तो उसके लिए देखना क्या करेंगे, देखो, तो उसको करने के लिए अब या तो हम दो तरीके हमारे पास। पहला तरीका तो देखना कि पहले तो सर हम देखो केस बनेंगे कि देखो अगर कॉर्नर वाला अगर तुम स्क्वायर सेलेक्ट कर लेते, देखना अगर तुमने एक अगर कॉर्नर वाला स्क्वायर अगर सेलेक्ट कर लिया तो सोचो जो दूसरा स्क्वायर होगा उसको सेलेक्ट करने के पास तुम्हारे पास दो ऑप्शन बचेंगे, एक ही वाला और एक ही वाला। सोचो एक अगर ये वाला स्क्वायर तुमने अगर सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा स्क्वायर था कि एक साइड कॉमन है तो दो ऑप्शन होंगे। अगर सोचो साइड में जो स्क्वायर्स हैं इनमें 1 2 3 4 5 6, ये तुमने इसको ले लिया, तो इसको अगर तुमने ले लिया तो दूसरा स्क्वायर सेलेक्ट करने का ताकि एग्जैक्टली एक साइड कॉमन आए, उसमें सोचो 3 तरीके होंगे। और वहीं अगर तुमने बीच में कोई स्क्वायर सेलेक्ट किया होता तो एक और स्क्वायर लेने का जिसमें से ना एक साइड कॉमन होता, ऐसे कितने होते, 4 तरीके होते। समझ गए? तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो क्यों ना केस बना देता हूं
कि जो मैं पहला स्क्वायर सिलेक्ट कर रहा हूं या तो वो मैं कॉर्नर से करूंगा, तो कॉर्नर कितने थे, 1 2 3 4, तो 4 में से मैंने क्या किया, एक कोई भी कॉर्नर वाला स्क्वायर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो सर अगर मैंने एक कॉर्नर वाला स्क्वायर सिलेक्ट कर लिया तो जो दूसरा स्क्वायर होगा उसको सिलेक्ट करने के देखे थे हमने 2 ऑप्शन बचे थे, तो दूसरा स्क्वायर सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन बचते, 2 प्लस, या तो मैंने सर नॉन कॉर्नर वाला स्क्वायर सिलेक्ट किया होता, जैसे वाला 1 2 3 4 5 6 सर 6C1। अगर इनमें से अगर मैंने किया होता तो जो दूसरा स्क्वायर होता जो उसको सिलेक्ट करने के जो तरीके बचते वो तुम्हारे कितने बचते, 3। ये चला। सिमिलरली सर ना अगर मैंने सर ना बीच वाला कोई स्क्वायर सिलेक्ट कर लिया होता, सॉरी एक सेकंड से, सॉरी जो साइड वाले स्क्वायर थे वो सिलेक्ट करने 6 नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड 6 साइड 6 साइड 6 साइड मींस कितने होंगे, 24 होंगे। समझ गए ना, जो साइड में है और कॉर्नर नहीं है, 6 6 6 6 24 होते। सिमिलरली समझ ना अब बीच में से कोई भी स्क्वायर लेते, मैं समझ गया ना, यहां से लेके यहां के बीच में कोई भी स्क्वायर अगर तुम लेते, सोचो इनकी जो कोई भी ले लो, ये ले लो इवन, तो भी सोचो 4 होंगे, ये लोगे तो भी 4 होंगे, और ये है कितने, 6 क्रॉस 6 मींस कितने, 36। तो इन 36 में से अगर तुम कोई भी एक अगर लोगे तो जो अगला स्क्वायर होगा उसको लेने के तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 4 ऑप्शन बचेंगे। ये चला। लेकिन इसमें इस पूरे टोटल में ध्यान देना तुम्हें एक बाय 2 करना पड़ेगा, ध्यान देना अच्छे से, इस पूरे आंसर में तुम्हें एक बाय 2 करना पड़ेगा। देखना लॉजिक बड़ा सिंपल सा। मान लो सर ना तुमने कॉर्नर वाला केस बनाया था, ये वाला, तो इसमें तुमने क्या किया, कॉर्नर में अगर मैं कोई भी एक स्क्वायर ले लूं, तो जैसे तुम इसको ले लेते, तो इसके बगल में फिर तुमने 2 ऑप्शन क्या है, तो समझ ना तुमने हो सकता है ये वाला केस ले लिया होगा, जब ये वाला ले लिया होगा तो देखो इन दोनों स्क्वायर का एक सिलेक्शन तुम इसमें काउंट कर चुके हो। और इसमें समझना तुमने क्या लिया था, एक साइड वाला स्क्वायर लिया था, तो इस साइड वाला स्क्वायर जब तुम्हें लेना था तब मान लो तुमने ये वाला ले लिया होता, और फिर तुमने कहा इसके बगल में ऑप्शन 3 थे, इसके तो 3 ऑप्शन थे, उसमें सोचा ये ऑप्शन भी तो मौजूद था, तो अगर तुम इसको ले लेते तो सोचो सेम 2 स्क्वायर्स का सिलेक्शन तुमने सेम ही सिलेक्शन दोबारा कर दिया, या सोचो सेम यही 2 पेयर का सिलेक्शन एक बार रिपीट हो गया, एक बार समझ गए, जब इसको लिया फिर इसको लिया, या एक बार जब इसको लिया फिर इसको लिया, तो सोचो हर 2 स्क्वायर जो होंगे उनका सिलेक्शन हर बार सोचो रिपीट होगा। जैसे सोचो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये सोचो पैर तब आया होता जब सोचो इस वाले में जब एक साइड वाला लेते और उसके बगल में जो 3 ऑप्शन थे उसमें से आ जाए, या एक बार इस वाले में जब सर इन 6 क्रॉस 6 में तुमने इस वाले को लिया होगा और इसका 4C1 किया होगा तब ये आ जाता, तो हर पैर समझना 2 बार सिलेक्ट हो रहा होगा, तो एक हमें क्या करना पड़ेगा, बाय 2 करना पड़ेगा। ये चला, ठीक है। या इसी का सर ना जो ज्यादा अच्छा तरीका होता वो ये होता कि मैं क्यों ना सर ना ये देख लूं कि इस पूरे 8 क्रॉस 8 में कितने 1 क्रॉस 2 के रेक्टेंगल्स होंगे, ध्यान देना, मैं ये देख लूं कि इस पूरे 8 क्रॉस 8 के ग्रिड में 1 क्रॉस 2 के कितने रेक्टेंगल्स होंगे सर ना, क्योंकि सर ना जितने तुम्हारे 1 क्रॉस 2 के रेक्टेंगल्स होंगे उतने हमें पैर मिल रहे होंगे। सोचो ये 1 क्रॉस 2 का एक रेक्टेंगल है, तो देखो ये 2 स्क्वायर में सेलेक्ट कर लूं तो इनके बीच में एक साइड कॉमन, ये देखो एक 1 क्रॉस 2 का रेक्टेंगल था तो इनके बीच में देखो एक साइड कॉमन, ये एक 1 क्रॉस 2 का रेक्टेंगल था तो देखो इन दोनों स्क्वायर के बीच में एक साइड कॉमन। तो सोचो जितने 1 क्रॉस 2 रेक्टेंगल्स होंगे उतने ही तुम एक पेयर ऑफ स्क्वायर सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन होंगे। ये सोचो, ये फील करने की कोशिश करो कि जितने 1 क्रॉस 2 के तुम रेक्टेंगल्स बना सकते हो उतने तुम पेयर ऑफ स्क्वायर्स सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें एग्जैक्टली 1 साइड कॉमन होगा। और 1 क्रॉस 2 रेक्टेंगल कितने होंगे ये निकालना बड़ा इजी है। तो देखो पहला ये था, आखिरी देख लेता हूं मैं सीधा, तो आखिरी सोचो ये होता 1 क्रॉस 2 चाहिए था, सॉरी ये होता, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 7 ऐसे मिले, 7 7 7 हर एक रो में 7 और कितने रो थे 8, तो कितना आता 8 × 7, समझ गए। बट ये तो समझना कौन से थे, हॉरिजॉन्टल वाले थे, ऐसे वर्टिकल में होते और वो भी सोचो इतने तो होते, तो इनटू कितना 2, तो आंसर कितना आएगा 112। यहां से देख लेते हैं, 4 2 8 24 और 3 72, 36 और 4 144 बाय 2, 4 36 40 40 और 72 112, देखो सेम आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आया मैंने क्या किया, तो ये तरीका सुनने की कोशिश करो, ये मैंने क्या करा,
इसी का यूज करके सर ना मैं दूसरा करने की कोशिश करता हूं। अगला क्वेश्चन ये था कि ऐसे अब तुम कितने डिफरेंट 1x1 सर ना 2 1x1 के स्क्वायर सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं ताकि उनके बीच में एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन हो। तो वापस से या तो मैं केसेस बना दूं कि भाई कॉर्नर वाले लूं, उसके हिसाब से देखो अगर मैं कॉर्नर वाला स्क्वायर अगर लूंगा तो एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन आने के लिए देखो एक ऑप्शन था। अगर साइड वाला लेता तो देखो 2 ऑप्शन थे। अगर मैं सोचो बीच वाला लूंगा तो देखो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे। तो या तो वापस से केसेस बना लो, या इस बार सोना डायरेक्टली सोचने के लिए मैं क्यों ना इस बार ये देखूं कि मैं कितने डिफरेंट, ध्यान देना, 2x2 के स्क्वायर्स ले सकता हूं। ध्यान देना, जैसे मैंने अगर ये 2x2 का स्क्वायर लिया तो सोचो इस 2x2 के स्क्वायर में सोचो अगर मैं इन दोनों स्क्वायर को सिलेक्ट करता तो देखो इनके बीच में एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन था। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता तो भी इनके बीच में देखो एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन था। और सोचो हर 2x2 के स्क्वायर में, हर 2x2 के स्क्वायर में तुम्हें ऐसे 2 पेयर्स मिलेंगे, पहला पेयर दूसरा पेयर, जिनके बीच में एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन होगा। ये चला कि जैसे अगर तुमने सुना ये वाला 2x2 अगर सेलेक्ट किया होता तो इस 2x2 के स्क्वायर्स में भी सोचो जैसे 2 पेयर्स हैं, पहला पेयर इन दोनों का जिनके बीच में एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन था, दूसरा पेयर इन दोनों का जिनके बीच में एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन था। तो बस यही तो हमें देखना है कि इसमें कितने 2x2 के स्क्वायर्स होंगे, क्योंकि जितने 2x2 के स्क्वायर्स होंगे उसके दुगने तुम ऐसे पेयर्स उठा सकते हो जिनके बीच में एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन होगा। ये सोचो पहले तो कि जितने 2x2 के स्क्वायर्स होंगे उसके दुगने तुम पेयर्स सेलेक्ट कर सकते हो जिनके बीच में एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन होगा। तो बस काम बस इतना ही तो बचा कि तुम बस ये पता करना है कि इसमें कितने 2x2 के स्क्वायर्स थे। तो कितने 2x2 के स्क्वायर्स थे तो बड़ा इजी है, समझ में आ गया होगा। 1 2 3 7 7, या इधर हमने लिखा ही था, समझ गए ना। तो इसका आंसर कितना आता है 7x7। ठीक है, ये आया सर में। चलो अगला देखना, अगला देखना काफी अच्छा था। सेम क्वेश्चन है, अभी भी हमें क्या करना है, 2 1x1 के स्क्वायर सिलेक्ट करने हैं। और 2 1x1 के स्क्वायर हमें ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि अगर मैं उनमें 2 अगर रूक्स प्लेस कर दूं, रूक्स मतलब समझ गए ना, जो होता है जो सीधे से चलता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में, समझ गए, जो ऐसा होता है डंबल टाइप का, समझ गए, सीधा सीधा मूव करता है। ठीक है, तो तुम्हें सिंपली क्या करना था, तुम्हें 2 ऐसे 1x मतलब तुम बताते ऐसे कितने तरीके हैं 2 स्क्वायर सिलेक्ट करने के जिनमें अगर मैं 2 रूट्स को अगर प्लेस कर दूं तो वो दोनों एक दूसरे को काट सके। ठीक है, तो देखना क्या करेंगे। तो सर ना सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो 2 रूट्स हमें प्लेस करने थे, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, जो पहला रूट है उसको मैं 64 में से किसी भी एक जगह पे प्लेस कर दे रहा हूं। सर टोटल हमारे पास 64 स्क्वायर्स होते, उसमें से मैंने क्या किया, किसी भी एक जगह पे सीधा मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, मान लो कहीं भी जाके बैठ जाता, मान लो यहां बैठ गया। अब देखते हैं दूसरे रूट को प्लेस करने के तरीके कितने हैं। तो सर दूसरे रूट को प्लेस करने के लिए, और वो एक दूसरे को काटने चाहिए, तो सोचो दूसरा जो रूट आएगा, सोचो या तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इन सब जगह आ सकता था, या वो इन सब जगह आ सकता था। सोचो कि अगर तुमने पहले रूट को प्लेस किया यहां पे, तो सोचो दूसरे रूट को प्लेस करने के ये सब जगह तो होती, अगर तुम यहां पे अगर प्लेस कर देते तो थोड़ी एक दूसरे को ये काट पाएंगे। समझ गए, तो दूसरे रूट को प्लेस करने के कितने ऑप्शन थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सोचो दूसरे रूट को प्लेस करने के तुम्हारे पास 14C1 इतने तरीके थे। ये चला, तो समझना दूसरा रूट मान लो यहां प्लेस हो जाता, तो समझ गए, पक्का फिर दोनों एक दूसरे को काट देते। तरीका समझना, लेकिन समझना इसमें तुम्हें एक बाय 2 करना पड़ेगा। मैं मान के चलना दोनों रूट्स आइडेंटिकल है समझ गए ना, हमारा काम क्या, बस 2 स्क्वायर्स को सिलेक्ट करना था, इन रूट्स को उसमें अरेंज नहीं करना हमें। ये सर ना बाय 2 मैंने इसलिए किया कि सर जब तुमने 64C1 किया था तो सर ना जो पहला रूट था हो सकता है उसने ये वाली पोजीशन सिलेक्ट कर ली होती 64C1,
और ये अगर यहां पे आ गया तो सर दूसरे रूप के पास कितने ऑप्शन बचते? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, 14 ऑप्शन बचते। फिर तुम 14C1 करते और दूसरा रूप मान लो इस केस में यहां आया था, तो देखो सेम ही दो स्क्वायर्स, पहले ही तुमने एक वाला स्क्वायर सिलेक्ट किया था और एक वाला स्क्वायर सिलेक्ट किया था। हमारा काम क्या था कि हमें दो स्क्वायर सिलेक्ट करने हैं ताकि अगर मैं उनमें अगर रूप को रखूंगा तो एक दूसरे को कट कर दे। तो पहली बार में तुमने ये दोनों स्क्वायर सिलेक्ट किए, दूसरी बार में तुमने पहले इस वाले स्क्वायर को सिलेक्ट कर लिया फिर इसको कर लिया, तो सेम ही पेयर तुम दोनों बार सेम सिलेक्शन कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें बाय 2 करना पड़ेगा। ये चला क्योंकि हमारा काम सर क्या था, स्क्वायर्स का सिलेक्शन था, ना कि रूट्स को उसमें अरेंज करने का। समझ गए? या सिंपली सोचो क्वेश्चन ये हो गया कि तुम्हें या तो दो स्क्वायर्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं, या तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए या वो दोनों सोचो सेम वर्टिकल लाइन में आ जाए। सोचिए क्वेश्चन करो, ये सिंपली ये तो क्वेश्चन हो गया कि तुम्हें दो 1x1 के स्क्वायर सिलेक्ट करने हैं ताकि या तो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाए या तो दोनों सेम वर्टिकल लाइन में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में दोनों स्क्वायर सिलेक्ट करने के तरीके कितने होते हैं। तो क्वेश्चन उठेगा कौन से हॉरिजॉन्टल रो में दोनों स्क्वायर लेने, 8C1 इस वाले रो में दो लेने या इस वाले में, 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 8C1 कौन सा रो लिया। अब उस रो में भी कौन से दो स्क्वायर्स तुम्हें सिलेक्ट करने थे वो ले लिए, 8C2। ठीक है, ये तो थे दो हॉरिजॉन्टल रो में, किसी भी हॉरिजॉन्टल रो में, सेम हॉरिजॉन्टल रो में दो स्क्वायर को लेने का, या तो सेम वर्टिकल रो में मैं दो स्क्वायर ले लूं, तो वर्टिकल लेने में कितने, 8C1। समझ गए? उसमें दो स्क्वायर्स लेने के कितने, 8C2। या तो आंसर सीधा ही कह देते हैं, सोचने की कोशिश करना दोनों ही। ठीक है, ये आया सर में। अगला सवाल क्या था, नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग धंधना टू बिशप्स सच दैट दे कैन किल ईच अदर। और बिशप समझ गए क्या होता है, हाथी जो होता है, हाथी या ऊंट पता नहीं, बहुत जगह अलग अलग बोलते हैं, तो ऐसा कुछ होता है ना, समझ गए, जो राजा के बगल में बैठता है। ठीक है, जैसे तिरछा चलता है, जो डायगोनली चलता है। तो इस बार हमें क्या करने थे, दो ऐसे स्क्वायर सिलेक्ट करने थे ताकि उनमें अगर मैं बिशप्स को अगर प्लेस करूंगा तो सर वो एक दूसरे को काट दें। ठीक है, तो इसके लिए देखना तो इस बार सर मैं क्या कर रहा हूं, देखो सेम चीज है, इस बार हमें दो स्क्वायर्स लेने थे ताकि बिशप्स प्लेस करने पर कट जाए। ठीक है, तो इस बार सर मैं डायरेक्टली मैं 64C1 नहीं कर सकता कि मैं पहले बिशप को बिठा दूं 64 तरीके से। सर ना रूक्स के केस में काम कर गया था कि रूक्स के केस में अगर तुमने पहला स्क्वायर अगर ये लिया होता तो दूसरा स्क्वायर लेने के तुम कहीं भी ले लो 14 ही ऑप्शन बचते। जैसे इसमें तुमने अगर पहला रूक अगर यहां रखा तो दूसरे रूक के लिए ये 14 ऑप्शन बचते, 7 ही 7 ही। अगर तुमने पहला रूक अगर यहां रखा होता तो भी 7 ही बचते। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहां भी 7, तो भी 14 ऑप्शन बचते। लेकिन बिशप्स के केस में सर ना अगर तुमने सर ना एक बिशप अगर यहां रख दी, सर ना एक बिशप अगर यहां रख दिया ऊट, तो दूसरा ऊट रखने के ताकि एक दूसरे को काट पाए 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 7 और 1 8 ऑप्शन ही बचेंगे। ये चला। लेकिन वही अगर तुमने सर अगर पहला बिशप अगर सोचो तुमने अगर यहां रख दिया होता तो दूसरा बिशप रखने के 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 कहां गया, 1 2 3 4 5 6, मैं ज्यादा गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर होते, मैं सही बनाया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही तो बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन इधर। ठीक है, तो 6 ऑप्शन इधर होते, 7 ऑप्शन इधर होते। मीन्स पहले अगर यहां रखते तो देखना कुछ अलग ऑप्शन बचते, यहां रखते तो कुछ अलग बचते। मीन्स इस बार डायरेक्टली हम लोग ये नहीं कर सकते कि सीधा 64C1 और दूसरे के बैठाने के तरीके देख लो, क्योंकि ये फर्क पड़ेगा कि ये जो 64 वाला बैठा है वो कहां बैठा है। समझ गए? तो इस बार ये वाला तरीका तो काम नहीं करेगा, तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, गिन लेते हैं।
तो देखो या तो दोनों रूप सर ना, या तो मैंने दोनों स्क्वायर जो हैं वो इस वाले डायगोनल में सिलेक्ट किया था सर, ये जो डायगोनल है, तो दोनों स्क्वायर को इस वाले डायगोनल में से सिलेक्ट करने के, तो इस वाले डायगोनल में है कितने एलिमेंट, 2, तो 2C2, समझ गए ना, 2 स्क्वायर्स मैंने सिलेक्ट किए इस डायगोनल से। या तो मैं 2 स्क्वायर सिलेक्ट करता इस वाले डायगोनल से, सोचो, तो इस वाले डायगोनल में से 2 स्क्वायर सिलेक्ट करने के, तो इस डायगोनल में है कितने स्क्वायर, 1 2 3, तो इन 3 में से ना किन्हीं भी 2 स्क्वायर को सिलेक्ट करने के, 3C2, ना मैं केसेस बना रहा हूं, या तो मैंने ना इस डायगोनल में से मैंने 2 स्क्वायर सिलेक्ट किए, तो 2C2 एक ही तरीका इन दोनों को करना पड़ेगा, या मैंने इस वाले डायगोनल में से 2 स्क्वायर सिलेक्ट किए, तो या तो इन दोनों को, या इसको और इसको, या इसको और इसको, 3 तरीके 3C2। या सोचो अगला मैं इस वाले डायगोनल में से 2 स्क्वायर को सिलेक्ट करूं, तो इस वाले डायगोनल में कितने थे, 4, तो इन 4 में से किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट करने कितने होते हैं, 4C2। या अगले में से करूं 5C2, या अगले में से करूं 6C2, समझ गए ना, या अगले में से करूं 7C2, समझ गए ना, 7C2 ये आएगा अपना सेकंड लास्ट वाला। सोचो इस वाले डायगोनल में से मैंने कोई भी 2 ले लिए, या अगला जो मेन डायगोनल था उसमें से मैं 2 ले लूं, तो मेन डायगोनल में से 2 लेने के कितने होते हैं, 8C2, समझ गए ना, वैसे हम 2 स्क्वायर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब 2 स्क्वायर से या तो इस वाले डायगोनल के, या इसके, या इसके, या इसके, या इसके, या इसके, ऐसे ही सोचो। फिर मैं ऊपर फिर से जाऊंगा, और ऊपर फिर से जाओगे तो सोचो वापस यहां पर कितने मिलेंगे, 7 मिलेंगे, तो वापस से 7 6 5 4 2, तो वापस से सुनना इन सब का क्या हो जाएगा, दुगना, चला इन सबको वापस से दुगना हो गया, ऊपर जाते वापस 7C2 6C2 5C2 4C2, ये चला कि नहीं चला। लेकिन सुना ये जितने भी डायगोनल्स हमने लिए वो सोचो हमने ऐसे में लिए थे, बस सोचो हम ऐसे में भी तो ले सकते थे, और ऐसे में भी अगर लेते तो सेम ही तो आंसर आता, बस क्या हो जाएगा, इस पूरे का दुगना हो जाएगा। सोचने की कोशिश करो, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए मैंने क्या किया, कि मुझे क्या करने थे, सिंपली 2 स्क्वायर्स लेने थे 1 क्रॉस 1 के, ताकि अगर मैं उसको बिशप्स को प्लेस कर दूं वो एक दूसरे कट कर दे, मींस दोनों सेम डायगोनल में आने चाहिए। तो मैंने कहा या तो इस डायगोनल में से कोई भी 2 उठा लो, या तो इस डायगोनल में से कोई भी 2 उठा लो, या इसके कोई 2 उठा लो, या इसके कोई 2, या इसके कोई 2, ऐसे करते करते इसके कोई 2, या इन सब के कोई 2, या इन सब के कोई 2, ऐसे सेम इधर ऐसे में करते फिर तो भी सेम ही आंसर आता, समझ के ना, तो सीधा उस पूरे का दुगना करते हैं, ठीक है। मुश्किल थोड़ा सा सोचने की कोशिश करना, नहीं आया तो फिर क्लास में डाउट्स में पूछ लेना, उससे बता दूंगा एक बार, ठीक है, आ गया होगा वैसे, ठीक है। थोड़ा टाइम देख के वीडियो को पॉज करके सोचा करो, है ना, जल्दबाजी भागने की कोशिश मत किया करो। चलो आगे चले, लास्ट कहता है नंबर ऑफ वेज टू मूव फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर टू डायगोनली ऑपोजिट। ये देखना ये काफी अच्छा था। ये क्वेश्चन वाला क्या है कि नंबर ऑफ वेज टू मूव फ्रॉम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर स्क्वायर कौन सा था, ये वाला, तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से टू डायगोनली ऑपोजिट स्क्वायर, तो डायगोनली ऑपोजिट स्क्वायर कौन सा था, ये वाला। तो सर ना इस वाले स्क्वायर से इस वाले स्क्वायर तक का पहुंचने का तरीका, सर ये तो पूछा गया था, नंबर ऑफ वेज टू मूव फ्रॉम, यहां से लेके वहां तक जाने के कितने तरीके हैं, ठीक है, और कंडीशन क्या दे रखी है, ओनली मूविंग राइट और अप, समझ गए ना, मतलब इसको ऐसा मान लो कि ये कोई सिटी है सर जिसमें ऐसा कुछ ग्रिड बनी है, और तुम मान लो अभी यहां पे खड़े हो, तो तुम्हें यहां से समझना यहां पहुंचना है, और ये सर के रोड सही है, तुम यहां जा सकते हो, बस कंडीशन क्या है कि तुम्हें या तो राइट साइड में मूव करना है या तो अप साइड जाना है, इसके हिसाब से ऊपर जाना है। तो ऐसे कितने तरीके होंगे, ठीक है, ये सुनिए कुछ करना। तो इसको सर ना थोड़ा सा पहले मैं सर ना एक छोटे से ग्रिड में बताता हूं इसका आंसर। छोटा सा ग्रिड देखना, जैसे मान लो अगर 4x4 का ग्रिड होता, ठीक है, इसमें समझोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपली सर ना तुम अगर यहां पे हो, तुम्हें यहां पहुंचना है, ठीक है ना, डेस्टिनेशन, कंडीशन ये है कि तुम खाली या तो राइट साइड मूव करोगे या ऊपर की साइड मूव करोगे, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। तो कितने डिफरेंट तरीके से तुम यहां से यहां पहुंच सकते, या कितने डिफरेंट पाथ तुम कवर कर सकते हो, समझ में आना। पाथ समझने क्या मतलब
कि जैसे समझना तुमने डिसाइड किया कि भाई मुझे यहां से अगर यहां जाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, और मैं खाली राइट या ऊपर जा सकता हूं, तो भाई मैं पहले यहां जाऊंगा फिर यहां से ऊपर जाऊंगा। तो ये एक पाथ हो गया तुम्हारा कि इस पाथ को कवर करके तुमने यहां पहुंचे। लेकिन मान लो तुम्हारा मूड किया कि भाई मैं पहले ऐसे नहीं करूंगा, मैं पहले ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा। तो ये दूसरा तरीका हो गया, दूसरा पाथ हो गया। या तुमने सोचा कि मैं पहले यहां जाऊंगा फिर यहां से ऊपर जाऊंगा फिर यहां से यहां जाऊंगा, ये तीसरा तरीका हो गया। या तुमने सोचा मैं पहले मैं यहां से यहां जाऊंगा फिर यहां जाऊंगा। सोचो, इसमें भी सोचो, या तो तुम ऊपर गए या तो तुम राइट में गए, ये बिल्कुल सही तरीका है। या तुमने सोचा मैं जिगजैग जाऊंगा, ऐसा 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 ऐसा, समझ गए ना? हाँ, ध्यान देना, तुम ये नहीं कर सकते कि तुम भाई यहां से यहां गए फिर ऊपर गए फिर पीछे आ गए फिर इधर गए फिर इधर गए। क्यों ये स्टेप अलाउड नहीं था, यहां से यहां जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि तुम्हें या तो राइट मूव करना था या तो अप मूव करना था। इसलिए मैंने क्या करा, समझ गए? पहले क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें या तो राइट मूव करना है या तो अप साइड मूव करना है। तो इसमें समझना, देखो ये से ना काफी सही लॉजिक है इसका। तो सुना, जैसे अब तुम यहां पे थे और तुम्हें जाना यहां था, तो सुना मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर सुना तुम अगर इस वाले पाथ की बात करो, यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो इस पूरे पाथ को सुना मैं एक स्ट्रिंग से डिफाइन कर सकता हूं। स्ट्रिंग माने एक, मान लो पता नहीं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, छोड़ो स्ट्रिंग छोड़ो, चलो इस पाथ को मैं डिफाइन कर सकता हूं राइट 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 अप अप अप। तो राइट 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 अप अप अप। सोचो अगर मैंने ये लिखा तो ये सोचो इस वाले पाथ को ये कंसिडर कर रहा है। सोचो ये जो, समझ गए ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन था वो इस वाले पाथ को बता रहा था। राइट, पहले तुम यहां से राइट गए फिर राइट गए फिर राइट गए फिर अप फिर अप फिर अप। अगर तुम्हें सोचो अगर इस वाले पाथ को डिफाइन करना था तो कैसे करते? पहला अप फिर राइट 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 फिर अप, मींस अप फिर राइट 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 फिर अप। इचला। या अगर सोचो तुम अगर इस वाले पाथ को डिफाइन करना होता, दिस 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 दिस, तो कैसे होता? अप राइट अप राइट राइट। तो अप राइट अप राइट राइट। तो देखो ये जो था वो इस वाले पाथ को डिफाइन कर रहा था। ये चला, ये समझ में आया कि हर पाथ के लिए सोचो मैं एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ लेटर लिख सकता हूं, यू और आर का। ये फील करने की कोशिश करो कि हर एक पाथ के लिए मैं एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ लेटर लिख सकता था, यू और आर का। ये चला, तो तुम कोई भी एक मुझे पाथ दे दोगे तो उसके लिए मैं एक सीक्वेंस ऑफ लेटर लिख दूंगा, और ये फील करने की कोशिश करना कि वो जो सीक्वेंस ऑफ लेटर होगा वो बाकी सबसे यूनिक होगा, तभी तो पाथ यूनिक होगा। क्योंकि अगर दो सीक्वेंस ऑफ लेटर अगर यूनिक हो गए, तो दो सीक्वेंस ऑफ लेटर अगर सेम हो गए तो पाथ भी सेम हो जाएगा। ये समझ में आया? मींस हर पाथ के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ लेटर लिख सकते थे। तो उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर मुझे सोचो अगर एक सीक्वेंस ऑफ लेटर यू और आर दे दिया जाए, जैसा अगर मैं दे तुम्हें आर आर यू यू, तो सोचो इसके करस्पॉन्डिंग में एक पाथ भी बना सकता था। तो सोचो जो पाथ बनता वो कौन सा बनता? आर आर, तो आर से आर गए फिर एक यू गए, ठीक है, फिर एक आर गए फिर दो यू गए। देखो तो ये जो सीक्वेंस तुमने दिया उससे एक पाथ बन गया। फिर तो इससे हमने क्या समझा कि अगर हमें कोई पाथ दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग में एक सीक्वेंस बना सकता हूं, और अगर मुझे कोई सीक्वेंस दिया गया है तो उससे मैं सिंपली एक करस्पॉन्डिंग पाथ बना सकता था। तो सोचा अगर मुझे ये पता करना था कि ऐसे कितने पाथ होंगे तो उसको निकालने के लिए क्यों ना मैं ये देख लूं कि मैं ऐसे कितने सीक्वेंस बना सकता हूं। सोचो एक ही चीज तो है कि जितने पाथ उतने सीक्वेंस बनेंगे, और जितने सीक्वेंस उतने पाथ बनेंगे। तो कितने पाथ से थे ऐसे, उसके लिए मैं क्यों ना ये फाइंड कर लूं कि ऐसे कितने सीक्वेंस बन सकते थे। और ये सोचने की कोशिश करो हर सीक्वेंस में समझना तुम्हारे पास 3 आर आ रहे थे और 3 यू आ रहे थे। तो सोचो 3 आर और 3 यू को अरेंज करने के तरीके कितने होते? 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो सोचो इतने सीक्वेंस होते, तो इतने ही समझना तुम्हारे पाथ्स आते। ठीक है, ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो मैंने क्या क्या करा। समझ गए कि जितने पाथ होते उतने सीक्वेंस होते, तो जितने सीक्वेंस होंगे उतने पाथ होंगे। और हर सीक्वेंस में ये कंफर्म था कि 3 राइट थे 3 अप थे,
तो बस मैंने ये देख लिया कि भाई 3R और 3U को अरेंज करने के तरीके कितने हैं। तो 3R और 3U को अरेंज करने के कितने तरीके होते, तो जितने तरीके होंगे उतने पाथ हो जाएंगे। तो अब सर ना, अब इस वाले केस का आंसर हम लोग इजीली दे सकते हैं कि सर अब अगर तुम्हें यहां से अगर यहां जाना है तो देखो कितने राइट लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राइट चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अब चाहिए। जैसे अगर यहां से अगर वहां पहुंचना है तो तुम्हें बेसिकली सर ना 7 राइट चाहिए होंगे और 7 अप चाहिए होंगे, 4 5 6 7। और जितने डिफरेंट तरीके से तुम इनको अरेंज कर पाओगे उतने डिफरेंट ध्यान देना पाथ होंगे। तो इनको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 14 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, या सीधा कहूं 14C7। समझ गए। तो इतने डिफरेंट तरीके से क्या होगा, ये जो बंदा होगा वो यहां से यहां जा सकता होगा। ठीक है, इसको फील करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं आए तो वही वापस से क्लास में डिस्कस कर लेंगे अपन। और ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे देखना, देखना जैसे ना ये 2 क्वेश्चन है, देख लो इन्हीं को, नहीं तो फिर अभी नहीं समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखना, ये भी काफी अच्छा था कि ना 2 लाइन्स है हमारे पास, L1 और L2। इस L1 में से ना 10 पॉइंट्स थे, सर बनाए नहीं है 10 पॉइंट्स है, और इस L2 के ऊपर से ना 12 पॉइंट्स थे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या था, इफ लाइन्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एवरी पॉइंट ऑन L1 विथ एवरी पॉइंट ऑन L2, मीन्स इस लाइन पे जितने पॉइंट्स थे उन सबको हमने इसके हर एक पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। समझ गए ना। तो सोचो बहुत सारी लाइंस बनती, सोचो जैसे इसको तुम इससे भी जोड़ते, इससे भी जोड़ते, इससे भी जोड़ते, सबसे जोड़ते, समझे इसको भी इससे भी, इससे भी, इससे भी, सबसे जोड़ते, समझे इसको भी सबसे जोड़ते। तो सर सबको जोड़ोगे तो सोचो बहुत सारी लाइंस बन जाएंगी, इसलिए बहुत सारी लाइंस बनती है। ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फॉर्म्ड बिटवीन बोथ लाइंस। तो अब सर ना होगा क्या, अब सर जब तुम ऐसे लाइंस बनाओगे, जैसे तुम इसको भी जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे तो ऐसे बनोगे, ये ऐसे बनेगा। तो सोचो बहुत सारी लाइंस बनेंगे तो इनके बीच से ना आप इन लाइंस के बीच में आपस में सोचो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएंगे, जैसे ये। तो ये हमसे पूछा गया था कि टोटल ऐसे कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, और मुझे खाली वही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करने हैं जो इन दोनों लाइंस के बीच में थे। मीन्स सोचो ऑब्वियस है, जैसे ये था और इसको ज्वाइन करो तो ये था, तो इन दोनों लाइंस को अगर तुम एक्सटेंड करोगे पीछे की साइड तो देखो यहां कट करेगा। तो मुझे ऐसे वाले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट नहीं करना, मुझे खाली वही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए थे जो इन दोनों लाइंस के तुम्हारे बीच में थे। समझ गए। देखो तो क्या करेंगे इसको करने के लिए, समझिए पहले क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या अपना। तो ये देखना, ये काफी अच्छा लॉजिक होता है इसका। तो जैसे समझना, यहां पे बताता हूं मैं, जैसे मैं कम में बताता हूं, जैसे मान लो 5 यहां होते, 4 यहां होते। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन होता है, मान लो कि इसके हर एक पॉइंट को ज्वाइन करो इससे, समझ गए, और फिर टोटल बहुत सारे लाइंस बनते, तो उनके कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें इन दोनों के बीच में मिलेंगे। तो सर ना पहले मैं किसी भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कंसीडर करता हूं। जैसे ना एक मैं इसको सोचो मैं इससे ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन बनती, सर इसको जब मैंने इससे ज्वाइन किया होगा तो भी सोचो एक लाइन बनी होगी। तो इनके बीच में सोचो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया होगा। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सोचो मैं कह सकता था कि सोचो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता, ध्यान देना, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, इस क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स था उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये होता। सोचो हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट करना था, इस लाइन को इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसको मैंने कहते ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली सोचो एक बार ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता, एक ये वाला भी आता, जब इसका सोचो इसके साथ इंटरसेक्शन हुआ होता, इस वाले के साथ, तो इसको सोचो मैं कह सकता हूं ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता, समझ गए ना कौन सा, ये वाला। सोचो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता, इसका सोचो डायगोनल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता वही तो ये होता। सोचो इसके जो डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता वही तो अपना ये होता अपना। तो ये फील करने की कोशिश करो कि जितने भी ऐसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे जिन्हें भी 2 लाइंस के, जैसे सोचो एक इसका और एक इसका होता, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कब काउंट करते, जब ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता उनके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये फील करने की कोशिश करो कि हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग मैं उसको कह सकता कि वो एक सिंपली क्वाड्रिलेटरल है जिनके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो होगा। सोचो ये चला मैंने क्या कहा कि हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कह सकता हूं कि वो किसी ना किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। जैसे ये जो होता, ये और ये,
ये सोचो इस वाले क्वाड्रेटिल के डायगोनल्स का पॉइंटेशन होता, जैसा ना ये और ये सना इंटरसेक्ट ही नहीं किए, समझना, ये और ये तो सना इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन सना इसको और इसको जब मैं ज्वाइन करता तो पक्का इंटरसेक्ट करते, तो वो सोचो इस वाले क्वाड्रेटिल का पॉइंटेशन था डायगोनल्स का। मीन सोचो जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ऐसे कितने पॉइंट इंटरसेक्शन होंगे, जितने तुम्हारे पास ऐसे क्वाड्रेटिल्स बनेंगे, और क्वाड्रिलेटरल्स बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स इसमें से चाहिए थे और 2 पॉइंट्स इसमें चाहिए थे, तो इसमें से 2 पॉइंट्स लेने के 10C2 तरीके, इसमें से 2 पॉइंट्स लेने के 12 में से 2 पॉइंट्स लेने के 12C2 तरीके, और क्वाड्रेटिल पूरा कंप्लीट करना था तो दोनों काम कंप्लीट करने पड़ेंगे तब जाके तुम्हारा पूरा काम होगा, तो 10C2 इंटू 12C2। तो बस तुम्हें इतना सोचना है इसमें अब कि कैसे हमने ये सोचा कि जितने क्वाड्रेटर्स होंगे उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, बस ये सोचो। तो उल्टा सोचने की कोशिश करना कि हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग हम एक क्वाड्रेटर बना सकते थे, तो उल्टा भी सही है कि जितने क्वाड्रेटर होंगे उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलो ये आगे समझ में। अगला लिखना, जैसे अपना ये ला, इफ देयर आर n points in a space, no 3 are collinear, all possible lines are found by joining these points. Number of new points of intersection are, जैसे वापस से देखना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लो 5 पॉइंट स्पेस में होते, ज्यादा नहीं, तुमने क्या किया, हर पॉसिबल लाइन बना ली इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, तो सोचो हर पॉसिबल लाइन कितनी बनती, 5C2। सोचो 5 पॉइंट्स अगर दिए होते तो 5C2 इतनी लाइन्स बनती। देखो इसको इससे ज्वाइन करते, इसको इससे ज्वाइन करते, इसको इससे ज्वाइन करते, इसको इससे ज्वाइन करते, फिर इसको भी सबसे ज्वाइन करते, इसको तो कर ही चुके हो, इसको इससे ज्वाइन करते, इसको इससे करते, इसको इससे करते, फिर इसको इन दोनों से कर ही चुके हैं, इसको इससे करते, इसको इससे करते, फिर इसको इससे करते, तो देखो टोटल ऐसे 10 पॉसिबल लाइंस बन गई, ठीक है ना, समझ गए ना, इतनी पॉसिबल लाइंस हमारी बन गई, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछा गया था कि ये जो नई लाइंस बनी होंगी, देखो ऑब्वियस नई लाइंस बनेंगे तो कुछ नए पॉइंट्स में इंटरसेक्शन आएंगे, जैसे देखो ये आ गया, ये आया, ये और भी बहुत होंगे, देखो जैसे ये होता, देखो कई सारे पॉइंट्स आते। तो अब तुमसे पूछा गया था कि नए ऐसे कितने पॉइंट इंटरसेक्शन बन गए, समझा ना, नए में जैसे ये जो था वो इस लाइन को इस लाइन का पॉइंट था, तो ये पहले से एक पॉइंट दे रखा, तो ये नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, समझ गया ना। तो ये पूछा गया था नए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होते हैं, ठीक है। इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए इसको सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, फिर देखना बड़ा अच्छा मजा आएगा, ठीक है। जैसे इसी में से अगर मैं बात करूं कि 5 पॉइंट्स अगर हैं, ठीक है, तो 5 पॉइंट्स अगर हैं तो इनको अगर ज्वाइन करोगे तो टोटल तुम्हारे 5C2 इतने लाइंस बनते हैं, 10 लाइंस बनते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुना, ये जो तुम्हारे 10 लाइंस होंगे, धन्य, ये जो तुम्हारे 10 लाइंस है, ये कहना कि डायरेक्टली उन 10 में से तुम किन्हीं भी 2 लाइंस को चूज कर लो तो तुम्हें एक नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ध्यान देना ये कहना गलत होगा, क्योंकि सुना ये जो 10 लाइंस आए थे ये सबके सब सुना इसमें सर नो 3 और कॉन्करेंट वाली कंडीशन ध्यान देना सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, क्योंकि सोचो ये जो 4 लाइंस थे वो सोचो कॉन्करेंट थे, इवन इससे पास होने वाले भी सोचो जो 4 लाइंस थे वो भी कॉन्करेंट थे, इससे पास होने वाले 1 2 3 4 ये लाइंस भी कॉन्करेंट थे, और इससे पास होने लाइंस भी कॉन्करेंट थे, तो सर डायरेक्टली कहना कि इसका आंसर 10C2 होगा वो गलत होगा। ये चला, तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसका आंसर लिखेंगे कैसे, तो सर इसका आंसर लिखने के समय मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले तो मैंने कहा कि 5 पॉइंट्स को ज्वाइन करो 10 लाइंस, टोटल इतने लाइंस मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो मैंने कह दिया कि भाई इन 10 में से तुम किन्हीं भी 2 लाइंस को चूज कर लो, मान लो तुमने कहा कि भाई इस 10 में से तुम किन्हीं भी 2 लाइंस को चूज कर लो तो तुम्हें एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, मान लो मैंने पहले ये लिख दिया, ठीक है, लेकिन अब हमें वो देखना पड़ेगा इन 10 में से कौन से वो 2 लाइंस थे जिनको सिलेक्ट करने पे नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा था, उसको माइनस कर देते हैं। तो ये फील करो कि इस पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइंस थे, तो इस पॉइंट से पास होने सोचो 1 2 3 4 लाइंस थे। तो सोचो ये मैंने क्या कहा था, ये मैंने कहा था कि 10 में से कोई भी 2 लाइंस को चूज करोगे तो एक नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ये तो मैंने कहा। लेकिन सोचो अगर वो 2 मैंने अगर इन चारों में से अगर मैंने सिलेक्ट किया होता, सोचो अगर मैंने इन चारों में से अगर कोई 2 सिलेक्ट किया होता तो सोचो हमेशा यही वाला पॉइंट इंटरसेक्शन मिलता, और ये सोचो कोई नया पॉइंट इंटरसेक्शन थोड़ी है। तो जब मैंने इन चारों में से किन्हीं भी 2 को सिलेक्ट किया होता
तो सोचो मुझे हमेशा सेम यही वाला पॉइंट ऑफ डिस्टेंस मिलता, तो मैंने वो केस माइनस कर दिए। इवन समझना, इस वाले पॉइंट से भी सोचो पास होने वाले कितने लाइंस थे, 1 2 3 4। तो सोचो जब मैंने इन चारों में से किन्हीं दो को सिलेक्ट किया होता तो भी तो सोचो हमेशा यही वाला पॉइंट मिलता। तो सोचो ये भी जो 4C2 केसेस होते, ये भी कोई नया पॉइंट ऑफ नहीं देता। सिमिलरली सोचो इस वाले पॉइंट से भी पास होना है, सोचो 4 ही लाइंस थे, 1 2 3 4, तो इसका भी जो 4C2 है वो भी नहीं देता। इससे ही पास होने वाले 4 4C2, इससे ही पास होने वाले 4C2, तो 4C2 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 हमें 5 बार माइनस करना पड़ता। ये थोड़ा और मुश्किल है, समझ हमने क्या किया। पहले तो मैंने क्या किया, 5 पॉइंट स्पेस में थे, पांचों को ज्वाइन किया तो 5C2 10, इतनी लाइंस बन गई। अब हमने सीधा सीधा कह दिया कि 10 में से तुम किन्हीं भी दो लाइंस को सिलेक्ट कर लो तो तुम्हें एक नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। पहले मैंने मान लो लिख दिया सीधा सीधा, लेकिन अब हर सना कोई भी दो, मैंने ये कहा कि किसी भी दो को सिलेक्ट करोगे तो एक नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो मैं क्यों ना वो केसेस हटा देता हूं जब जिनमें मैंने दो को सिलेक्ट किया तो नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला। तो मैंने देखा कि भाई इस पॉइंट से पास हुआ है टोटल 4 पॉइंट्स थे, 4 लाइंस थी, तो इन 4 में से अगर मैंने जब दो को सिलेक्ट किया होता तो हमेशा ये वाला पॉइंट मिलता, तो नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं देता, वो केस माइनस कर दिए। इस पॉइंट से पास होने वाले भी 4 लाइंस होते, इनमें से भी दो को सिलेक्ट किया होता तो वो भी सारा नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं देता, उसके माइनस कर दिए, इसके माइनस कर दिए, इसके सबके माइनस कर दिए, और सबके माइनस कर दिए तो समझना तुम्हारे टोटल इतने नए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मिलते, ध्यान रखना जिसमें ये 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब जरा इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग। तो सोचो अगर n पॉइंट्स अगर स्पेस में होंगे तो सोचो जो लाइंस होंगी वो NC2 इतनी लाइंस बनेगी। ये चला कि अगर n पॉइंट्स अगर स्पेस में है तो अगर इन सबको ज्वाइन करोगे तो NC2 लाइंस बनेगी। अब मैंने कहा ये जितनी भी लाइंस बनी, जो कि कितनी बनी NC2, इनमें से कोई भी दो लाइन को सिलेक्ट कर लो। सोचो ये तो मैं इसमें यहां भी यही किया था कि टोटल जो तुम्हारी लाइंस बनी उनमें से अब तुम किन्हीं भी दो को सिलेक्ट कर लो, तो मैंने कहा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट से सोचो पास होने वाले कितनी लाइंस होती, तो अगर टोटल अगर n पॉइंट्स होते तो इस वाले पॉइंट से पास होने वाले टोटल n-1 लाइंस होती। सोचो n-1 लाइंस होती, और जब मैंने इन n-1 लाइंस में से किन्हीं भी दो को सिलेक्ट किया होता तो सोचो यही वाला पॉइंट तो मिलता। तो मैंने ये कह दिया भाई इन टोटल NC2 लाइंस में से किसी भी दो को सिलेक्ट करोगे तो एक नया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। लेकिन जब मैंने वो जो दो पॉइंट्स अगर इन n-1 में से अगर लिए होते तो हमेशा यही वाला पॉइंट मिलता, तो वो केस मुझे माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली सोचो जब इस वाले ये जो पॉइंट था अगला वाला, इससे भी पास आना है, सोचो n-1 लाइन सी होती, सोचो, और जब मैंने इन n-1 में से दो को सिलेक्ट किया होता तो भी तो यही पॉइंट मिलता, तो इस वाले पॉइंट का भी n-1 C2 माइनस करते, ऐसे अगले पॉइंट का भी n-1 C2 माइनस करते, अगले का, तो हर पॉइंट का n-1 C2 माइनस करते, मींस n-1 C2 n बार, इसको माइनस करना पड़ता। तो शायद समझ में आ गया हो, तो आंसर कितना आएगा, NC2 C2 माइनस n-1 C2 इंटू n, ये इस केस का आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सोचने की कोशिश करना, नहीं आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा बहुत आ गया होगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशन तुम्हारा खत्म होता है। ऑब्वियसली आते लॉजिक्स इतने ही थे, अब बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब इन्हीं पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो वो तुम लोग को सोचना है। ठीक है, तो अब CT नंबर जो 7 है उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना, तो जो क्लास है अपनी परसों, समझ गए ना, उसमें डिस्कस होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं क्लास में ना।